सॉरी, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट मुझे पार्ट में ये वीडियो को करना पड़ रहा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप अपना शुरू से देखो उसको। ठीक है। तो हमने ये बताया कि देखो, पहले क्या था कि आपको 15 डेज टाइम दिया जाता था रिव्यू के लिए अप्लाई करने का। अभी जो है 24 आवर्स में, इन द सेंस कि वही आपको अप्लाई करना होगा। अब ये जो होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे ही होगा। ये कह रहा है कि विल बी अलाउड टू रीअपियर बिफोर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड एट द अर्लीस्ट आफ्टर दे सबमिट देयर कंसेंट फॉर द सेम। तो अब वो कंसेंट दिया आपने कि हाँ, हम रिव्यू मेडिकल के लिए रेडी हैं, कि हम रिव्यू मेडिकल में हमें जाना है। तो वो जो बोर्ड होगा, रिव्यू मेडिकल वाला बोर्ड, वो टोटली डिफरेंट बोर्ड होगा जो कि आपको मेडिकल लिया है। तो मेडिकल में कुछ डॉक्टर हैं, रिव्यू मेडिकल में दूसरे डॉक्टर होंगे इन द सेंस, और उससे एक तरह से सीनियर डॉक्टर होंगे जो उस रिव्यू मेडिकल लेंगे। अब रिव्यू मेडिकल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे ही, अब मान के चलो कि किसी का ऐसा इशू है, कुछ चीजें जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर का सलाह लेना है, टेस्ट करवाना है, तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सेम ही डे हो जाएगा। ये लिखा हुआ है अर्लीस्ट, जितना अर्लीस्ट पॉसिबल। अब यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखते हो, जो एमएचए का नोटिफिकेशन है 31 मई 2021 का, उसमें कुछ केसेस के बारे में दिए हुए हैं कि ऐसे सिचुएशन होगा तो एक्सरे आपका लिया जाएगा, सपोज ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपका ये कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, बहुत सारे चीजों का, लेकिन क्लियर नहीं। मैंने ऑलरेडी बोला ना कि ये अभी चूंकि फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में है तो बहुत सारी चीजें डिटेल में अभी आउट नहीं है, डिटेल में अभी नहीं है। तो वो जब डिटेल में होने लगेगा तभी पता चल पाएगा कि किस चीज में क्या किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखो कि जो आपके कंट्रोल में है, इट्स बेटर कोशिश करो कि उसमें रिव्यू ना लेने की जरूरत पड़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवरवेट, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। अब कोई किसी का ओवरवेट है, मान के चलो 5 kg, तो वो एक दिन में तो 5 kg नहीं कम कर लेगा। अब उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेग्नेंट कैंडिडेट का, जो फीमेल कैंडिडेट में प्रेग्नेंट का है, तो उसमें है कि टेम्पोररी आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये अभी लास्ट ईयर से ये लागू हुआ, वैलिड हुआ। लेकिन आप फिर उसके बाद कन्फाइनमेंट, ये नहीं कि बेबी डिलीवरी के बाद जो है वो फिटनेस डॉक्टर ने जब दे देंगे तो उनको फिर से चेक किया जाएगा और फिर उनको एज पर जो रूल्स हैं वो उनको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ किसी का ओवरवेट है, तो ओवरवेट के लिए तो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें अभी क्या है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी क्लियर नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है, तो इट्स बेटर है उस पर वर्क करना। आप शुरू कर दो इन द सेंस कि देखो, जिस दिन मान के चलो कोई 5 kg वेट ओवरवेट है, कोई 10 kg ओवरवेट है, तो अब 10 kg यदि ओवरवेट है तो 100 डेज के आसपास आपको रिटन एग्जाम के बाद टाइम मिलता है। तो आप उसी दिन से, यदि आपको लगता है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप उसी दिन से करो। जिनको डाउट भी लगता है कि हो सकता है 5 नंबर से हम क्वालिफाई ना कर पाएंगे, तब भी आप रनिंग अपना करते रहो ना। यदि फिट हो जाओगे तो बुरा तो नहीं होगा, वर्स्ट केस में आप रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुए, लेकिन फिट हो जाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। तो आपको इट्स बेटर है कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर है उसका ट्रीटमेंट वगैरह ये पहले से ही करा लो। क्योंकि अभी जो अर्लीस्ट है, तो अर्लीस्ट इन द सेंस की रेगुलरिटी में ही, अब कोई मान के चलो कि कोई कैंडिडेट है नॉर्थ ईस्ट से, सपोज दिल्ली आया, या कोई कैंडिडेट डिफरेंट लोकेशन से आया, तो उसको अननेसेसरी, ये एक्चुअल में इसी वजह से किया गया है कि टाइम जो डिले होता है उसको कम करने का। अब मान के चलो ना कि जैसे देखो, इसमें क्या होता है ना, जवान वगैरह वाले में लोगों में क्या होता है कि बल्क में वहां रिक्रूटमेंट करते हैं 10,000 20,000। अब 10,000 20,000 को फिर 2 महीने बाद मेडिकल लोगे, रीमेडिकल लोगे, तो उसमें बहुत टाइम पॉजिटिव होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो उसमें से किया जाता है। लेकिन गजेटेड ऑफिसर का तो है कि लिमिटेड एक तरह से है, जो 200 300 500 लोग अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आपको टाइम उस अनुसार, जो कुछ सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योर होने में, तो उसमें टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन रिव्यू मेडिकल फिर से आपका वो बैठेगा। हाँ, अब ये सिचुएशन ये दिया हुआ है कि यदि कोई टेम्पोररली लगता है कि अनफिट अभी है, तो उसको फिर से इंटरव्यू में अपियर होने दिया जाएगा। वो अभी एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्या होगा उसके लिए आप टेंशन ना लो। लेकिन जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है, उस फैक्टर को आप अभी से कंसीडर करना है। ओके। ट्रेनिंग एंड सैलरी, देखो, जो आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग होता है हर एकेडमी में, तो जो आप सेलेक्ट हुए तो ट्रेनिंग आपका जब स्टार्ट होता है तो 12 मंथ का, उस 12 मंथ में एक तरह से 2 वीक्स का ब्रेक मिलता है। 6 मंथ फर्स्ट हो गया, उसके बाद यानी कि 12 मंथ से ये ज्यादा हो जाता है, थोड़ा पीओपी होते हुए
पासिंग आउट परेड होते हुए 12.5 मंथ, समटाइम 13 मंथ्स, कोविड के टाइम में 14 मंथ्स भी कुछ लोग का हो गया। तो इन जनरल है 6 मंथ आपने ट्रेनिंग किया, उसके बाद 2 वीक्स का ब्रेक दिया जाएगा, फिर उसके बाद 6 मंथ होगा। तो आपका 2 टेन्योर में अब इन द सेंस की बेसिक जो आपका सैलरी वगैरह है वो 56,100 प्लस डीए। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूं कि डीए इस समय एग्जैक्ट क्या है, लेकिन उस अनुसार मान के चलो कि अभी जो जा रहे होंगे तो अप्रॉक्स उनको 70,000 के आसपास, करीब करीब 70,000 के आसपास मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद इनकम टैक्स और ये जो भी है आपका कटेगा, और एक्सपेंसेस इसमें से आपको मान के चलो 70,000 के करीब मिल रहा, तो उसमें से आपका फिर एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा इन द सेंस ड्रेस का, ड्रेस से लेकर के ड्रेस वगैरह का जो है ना, एक बार ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हो तब कुछ पैसे मिल जाते हैं, 10-20,000 के आसपास मिलते हैं, लेकिन अदरवाइज शुरू में आपको ड्रेस का, जूते का, खाने का और जितना भी एक्सपेंडिचर है वो करना पड़ेगा। शुरू के 2 से 3 महीने आपको नहीं मिलेगा पैसा फर्स्ट 2-3 मंथ में, लेकिन वो उसका एक ही बार जोड़ करके या तो 2 महीना का या 3 महीने का एक साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका है कि 56,100 बेसिक सैलरी है, और प्लस डीए, और प्लस थोड़ा 200-400 इधर उधर ये रहता है। जो बुक्स है वो बुक्स आप ये देख सकते हो कि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत मस्ट पढ़ोगे, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी क्लास 11, ये सारे मैं एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करो और देखो, क्योंकि मल्टीपल टाइम सेम चीज को रिपीट करना वो मैं उचित नहीं समझता हूं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस सारे कर चुका हूं। नेक्स्ट आपका जो है इकोनॉमी है, साइंस है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट। तो इसको स्क्रीन को पॉज करो, इसको देखो, और जहां भी फिर कुछ इशू होता है तो आप हमें मैसेज करोगे। ओके, और सॉरी, हाँ, पेपर 2 में यदि देखा जाए तो पेपर 2 में आपका एक तरह से बुक इसमें आप ये कर सकते हो। ठीक है, ले सकते हो रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, या कोई एक और जो भी आपको मर्जी है, अदरवाइज रे एंड मार्टिन सही है पेपर 2 के लिए। तो ये चीजें हैं इसमें। एक और डाउट, अभी मैं जब फर्स्ट वाला पार्ट का वीडियो बनाया उसके बाद जो बीच का टाइम था फिर भी मैंने दोबारा शुरू किया, तो उस बीच में जैसे एक क्वेश्चन था कैंडिडेट का कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनाए या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए, कुछ का जैसे ईडब्ल्यूएस का किसी का था, ओबीसी का था, तो ये डिजिग्नेशन अथॉरिटी क्या होना चाहिए। तो इन जनरल देखोगे दिया हुआ रहता है तहसीलदार का। ठीक है, तहसीलदार का। तो तहसीलदार इन द सेंस है कि अब हर जगह तहसीलदार नहीं होते हैं। बिहार में मान के चलो तहसीलदार का पोस्ट नहीं है, यूपी में है और बहुत सारे स्टेट में है। तो यदि आप ये मानो कि यहाँ जो सर्किल ऑफिसर सपोज होते हैं, सीओ होते हैं, तो बट ये करो कि इट्स बेटर है कि आपके हायर अथॉरिटी यदि तहसीलदार हैं तो तहसीलदार से आप बनवाओ, यदि तहसीलदार नहीं है तो सीओ नॉर्मल लेवल जो ग्राउंड लेवल पे सीओ बनाते हैं, सर्किल ऑफिसर जिसको हम लोग बिहार में मान के चलो बोलते हैं। लेकिन आप काउंटर साइन एसडीओ, एसडीओ, एसडीएम से करवाओ, और पॉसिबल हो तो डीएम से आप साइन करवा लो, डीएम डीसी जो भी आप बोलते हो। तो इट्स बेटर है कि तहसीलदार लेवल के ऑफिसर हैं वो यदि आपके यहाँ है, वो उनका साइन है तो आपका परफेक्टली फाइन। यदि तहसीलदार नहीं है तो आप एसडीओ, एसडीएम या जो भी लेवल के हैं सीओ से बनाओ, उसके बाद काउंटर साइन करवा लो उनसे, या एसडीएम से। डीएम क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी है डीएम या डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं। तो यदि उनसे करवाते हो तो ये इट्स बेटर है। ये जो डाउट था बीच में आया था तो मैं उस चीज को कवर कर ले रहा हूं। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी आपके मन में रहता है तो प्लीज आप मैसेज करें 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। अब देखो, जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, मैं किसी को उस ढंग से समटाइम आई गेट ऑल्सो इरिटेटेड कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बेसिक कॉमन सेंस अभी नहीं समझ पाए। देखो डियर, मैं सबको प्रशंसा कर सकता हूँ कि यस तुम तो फर्स्ट रैंक आने वाले हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मुझे पता है कि रिटन भी नहीं क्वालिफाई करेंगे। कुछ लोग जो सीरियस होते हैं वो उतने ही काम का पूछते हैं। प्लीज यदि आप सीरियस हो, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आप भी जानते हो या मैं भी जानता हूं कि यदि मेरा अनुमान है कि 20% से ज्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। यदि आप 20% सीरियस में हो तो प्लीज अननेसेसरी गार्बेज कलेक्शन में ना जाओ। जो काम है उतना काम का पूछो, और अननेसेसरी दूसरे को ज्ञान देने की कोशिश ना करो। जब आप सेलेक्ट हो जाओ तो ये करो, और गार्बेज आप कलेक्ट करते करते
कुछ आपके पास नहीं बचेगा। आपके पास अभी भी 109 डेज हैं, आज हम छोड़ दें, उस 109 डेज को प्रॉपर तरीका से सदुपयोग करो और फाइनली सेलेक्ट हो जाओ। जो आपके पास वैकेंसी है तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ठीक ही है, तो 253 जब वैकेंसी है तो ये आप मान करके चलो कि 1500 प्लस आपका जो रिटर्न में होगा। तो ऑब्वियसली लास्ट जो है 1103 रिजल्ट एक तरह से आया था, तो इस बार एक तरह से हम ये मान करके चलते हैं तो कि 15 से 1600 के बीच में रिटर्न का रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप पुश करो अपने को, एटलीस्ट उस लेवल में आने की कोशिश करो कि हम कम से कम 1500 में 1600 में आए, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है। आप ये ना देखो कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट, कुछ ऐसे लोग हैं जो 8 अटेम्प्ट भी दे दिया जाएगा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट ट्राई नहीं करते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो 20% कैंडिडेट हैं वो रियली ट्राई करते हैं, और 20% के बहुत सारे जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं तो वो गार्बेज कलेक्ट ही करते रहते हैं। यदि आप सीरियस हो तो आप पुश करो, और या अपना लेवल देखो। यदि हर कोई तो गैजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकता, यदि हमारा लेवल है, मुझे लगता है कि यस हम कर सकते हैं, तो आप पुश करो। आपको सपोर्ट कोई तभी करेगा जब आप जेन्यून रास्ते पे चलोगे, आप में होप कोई भी दिखेगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि हम कोई बीज को लगाते हैं, तो क्यों मोनसांटो और बहुत सारे जो बीज वाली कंपनियां हैं तो क्यों बीज पर फोकस करती है? क्योंकि बीज सबसे अच्छा होना चाहिए। यदि किसी में ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट आप हो तो आपका जो इनिशियल बिहेवियर है, वो जो किसी चीज एग्जाम को देखने का नजरिया है, जो इटिकेट्स है, जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, ये सारी चीजें देखी जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो, लेकिन लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट कर सकता है, तभी आप में कोई मदद करने के लिए आपके ऊपर तैयार रहेगा, आपके ऊपर एनर्जी लगाने के लिए। और अदरवाइज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको जबरदस्ती पुश करे घर से निकाल करके और कोई आपको पढ़ाएगा, ये नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप सीरियस हो तो कुछ टेस्ट लिखो, इन नंबर ऑफ कैंडिडेट, सर मेरी प्रॉब्लम है, हेल्प करो हेल्प करो। हेल्प तो तभी करेगा ना जब मैं जानूंगा कि किस लेवल में हो। जस्ट इमेजिन करो कि किसी का तबीयत खराब हो, डॉक्टर साहब के पास जाओ, बोले सर एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड टेस्ट करवा के आओ, बोले सर ब्लड तो एक्चुअल में टेस्ट नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको बताना होगा। फिर बोले कि दवाई लिख देता हूँ, बोले सर दवाई नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आप मुंह से बोल करके यदि ठीक कर सकते हो तो आप बोलो। तो ऐसे नहीं चलता है डियर। यदि आप टेस्ट लिखोगे या कुछ जब राइटिंग स्किल्स आपका देखा जाएगा, तभी आपको प्रॉपर तरीका से गाइड किया जा सकता है कि आप यहाँ मिस कर रहे हो। और अदरवाइज लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो आप एन नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखते हो कि विदाउट कोचिंग विदाउट सपोर्ट क्वालिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्जाम के बारे में पता है, बेसिक्स पता है, फिर भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहता है, जेन्यून आपको है, मैसेज मैं जरूर करता हूँ, गार्बेज वाले को मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली बात है। ओके, थैंक यू।